हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 में साइंस के विषय में फिर से बताने का प्रयास करेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइंस क्या है और साइंस में काम करने का तरीका है क्या है। वहां पर हमने दो बातें बताया था। पहली बात बताया कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज व्हाट साइंस। दूसरी बात हमने बताया था कि साइंस में जो कार्य करने का तरीका है, वर्किंग स्टाइल है, इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन इंटरकनेक्टेड स्टेप। उसका नाम क्या दिया हमने? साइंटिफिक मेथड। और उस साइंटिफिक मेथड में पहला नाम क्या था? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा नाम क्या था? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटिंग। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटिंग में नेचर में होने वाले फिनोमेना से मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं। तीसरा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। एक्सपेरिमेंट करते समय हम नेचर की कैरेक्टर के साथ कुछ चेंज लाने का प्रयास करते हैं। और क्वांटिटेटिव मीन्स जो चेंजेस है उसको हम न्यूमरल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मीन्स रीजनिंग जब हम न्यूमरल वैल्यू के साथ करते हैं, दैट इज व्हाट क्वांटिटेटिव। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। नेचर में कोई फिनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैथमेटिक्स का एक फार्मूला बनाते हैं। इसके बाद फिर मैथमेटिक्स के फार्मूले से हम कुछ प्रेडिक्शन देते हैं और उस प्रेडिक्शन को हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। अगर हमारा मैथमेटिक्स के फार्मूले का जो प्रेडिक्शन था प्रैक्टिकली सही हो गया, ऑब्जर्वेशन में सही आ गया, तो हम कहेंगे हमारा सारा प्रयास क्या है, सफल हो गया। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। फिर साइंस में दो चीजें, थियरी और ऑब्जर्वेशन। अगर हमने नेचर से कुछ ऑब्जर्वेशन किया है तो उसके रिगार्डिंग कोई न कोई थियरी रहेगी। मीन्स व्हाट, थियरी और ऑब्जर्वेशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साइंस में कोई भी थियरी, कोई भी लॉ परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है मीन्स व्हाट, साइंस की थियरी टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। और दूसरी बात कि साइंस में कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो चैलेंज के साथ कह सकता है कि व्हाट एवर आई हैव डिस्कवर्ड दैट विल बी राइट ट्रू ऑलवेज। ऐसा चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। मीन्स देयर इज नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमंग द साइंटिस्ट। तो कंक्लूजन दो बातों का कि साइंस में कुछ परमानेंट नहीं है। मीन्स व्हाट, साइंस इज एवर डायनेमिक। कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज के साथ नहीं कह सकता कि व्हाट एवर आई डिड, व्हाट एवर आई गॉट, दैट विल राइट ऑलवेज एंड एवरी टाइम इन फ्यूचर। नो। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमंग द साइंटिस्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करेंगे। आई विल ट्राई टू प्रूव इट विथ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोलर सिस्टम अगेन। हमारी जो प्रेजेंट एक्सेप्टेंस है सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाइज एट देयर फोकस। ये केपलर की आइडिया है, लेकिन केपलर से पहले आइडिया थी कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड सन लाइज एट वन ऑफ द फोकस। लेकिन इससे भी पहले क्या फिलॉसफी थी, क्या थियरी थी कि सन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सॉरी, अर्थ इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। मीन्स सोलर सिस्टम की तीन थियरी है, दो समय समय पर बदल गई। और जो केपलर की थियरी है, जो आज प्रेजेंट की थियरी है, ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में हमेशा क्या है, सही रहे
हम में से हमने जो सुन रहे हैं इसमें से कोई एक बच्चा निकल के और बाद में एक्सपेरिमेंट करे, ऑब्जर्वेशन करे, ढेर सारा काम करे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और कहे सर केप्लर्स की थियरी क्या है, गलत है और उसकी जगह ये होना चाहिए। हो सकता है उसको नोबेल प्राइज भी मिल जाए, तब यू कैन गेट इट। ओके, तो साइंस में कोई थियरी परमानेंट नहीं है, कोई साइंटिस्ट क्वेश्चन नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। इसके बाद बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और वो क्या बात है भाई, देखिए साइंस में जब कभी कभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाए, एक ऐसा बात खोज के थियरी सामने आ जाए कि जिसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट थियरी से ना हो सके, प्रेजेंट थॉट से ना हो सके, ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है तो साइंस के लिए डिस्कवरी का, नई थियरी के आने का एक रास्ता खुलता है। और इससे हम दूसरे एग्जाम्पल से बताएंगे कि देखिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसने बताया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो हैवी है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एज ए होल एटम इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन जो क्लासिकल फिजिक्स था उससे नहीं हो रहा था। क्लासिकल फिजिक्स was unable to explain the stability of atom which is given by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की जो आइडिया थी उस आइडिया को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो नील्स बोर एक साइंटिस्ट है, उसने जो है हाइड्रोजन एटम के क्वांटाइजेशन की थियरी दी, क्वांटम थियरी। मीन्स वो वहीं से क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थियरी की ओरिजिन की स्टार्ट होती है। मीन्स रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्वांटम थियरी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मीन्स एक एक्सपेरिमेंट ने एक नई थियरी को जन्म दिया, आगे बढ़ाया। दूसरा एग्जांपल, पॉल डिराक एक साइंटिस्ट था। पॉल डिराक ने बताया कि हमारे नेचर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनसे छोटे पार्टिकल्स भी हैं। और उन्होंने एंटी पार्टिकल्स, किसका कॉन्सेप्ट दिया, एंटी पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि कुछ एंटी पार्टिकल्स भी हैं। तो पॉल डिराक ने थ्योरेटिकली ये आइडिया दिया कि नेचर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी पार्टिकल्स हैं और जिन्हें हम क्या कहेंगे, एंटी पार्टिकल्स। लेकिन इनकी थियरी के 2 साल बाद रेडियो एक्टिविटी के मिला, डिस्कवरी हुई, एक्सपेरिमेंट हुई रेडियो एक्टिविटी। आप थोड़ा पढ़े होंगे कहीं या 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन में बदलेगा और एक और नया पार्टिकल मिला जिसे कहा गया एंटी न्यूट्रिनो। तो देखिए, न्यूट्रॉन दिस वन लाइज इन न्यूक्लियस एंड विद इन न्यूक्लियस इट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन की ओरिजिन न्यूक्लियस में हुई और इन न्यूक्लियस का ही पार्टिकल है, इट विल लाई विद इन न्यूक्लियस, बट दिस इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट प्रोड्यूस विद इन न्यूक्लियस, बट इसका सर्वाइवल वहां नहीं है, इट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस विद दिस पार्टिकल, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बीटा माइनस। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बीटा माइनस टी के, और इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। आई मीन कि पॉल डिराक ने थियोरेटिकली पहले दे दिया कॉन्सेप्ट किसका, एंटी पार्टिकल्स का, उसके 2 साल बाद एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड हुआ। मीन्स व्हाट,
कभी एक एक्सपेरिमेंट नई थियरी को आगे बढ़ाता है, नई थियरी की ओरिजिन का कॉज बनता है, और कभी नई थियरी नए एक्सपेरिमेंट का कॉज बनती है। ओके, इसके बाद साइंस से बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मेन सब्जेक्ट फिजिक्स पर आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे फिजिक्स। देखिए फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स को भी हम साइंस के जैसा डिफाइन करने का प्रयास एकदम नहीं करने वाले हैं। हम फिजिक्स को भी क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, और फिजिक्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए फिर हम नेचर का सहारा लेंगे, और वो क्या है भाई? फिर हम कहेंगे सोलर सिस्टम को लीजिए। क्या लीजिए? सोलर सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्लो ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये सारी चीजें हैं, नेचर में होते रहती हैं। हम पढ़ते कहाँ हैं? फिजिक्स में। इसका मतलब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नेचर के विषय में पढ़ते हैं, नेचर की फिनोमेना को पढ़ते हैं। और जब नेचर के विषय में पढ़ेंगे, नेचर के फिनोमेना के विषय में पढ़ेंगे, तो एक बात जानिए, कोई भी फिनोमेना है दैट गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉ। इसका मतलब अगर हम फिनोमेना को पढ़ेंगे तो उसको गवर्न करने वाले लॉ को भी पढ़ेंगे। तो अगर हम एक कंक्लूजन रिमार्क दें फिजिक्स के अबाउट, व्हाट विल बी कि फिजिक्स इज व्हाट? अ स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेना एंड द लॉ गवर्निंग देम। तो सिंपली फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना को पढ़ेंगे और उस नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करने वाले लॉ को पढ़ेंगे। ओके, अब इसके बाद हम फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन, केमिस्ट्री के साथ रिलेशन और बायोलॉजी। देखिए मैथमेटिक्स का रिलेशन हमने कहा F इक्वल टू G m1 m2/r। ये देखिए न्यूटन ने कहा कि ये दो मास ऑब्जेक्ट हैं, मास m1 m2, डिस्टेंस r, they will attract to each other, no problem, they will attract। लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा उसको मेजर करने के लिए he gave a formula, that is what? Mathematical modeling, that is what? Use of mathematics। इसी तरह ओम्स लॉ V इक्वल टू व्हाट? ओम्स ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये रिलेशन दिया V I, उसने कहा V का वैल्यू ये रहेगा, I का वैल्यू अगर ये है तो R का वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। मीन्स व्हाट? फिजिक्स का कोई भी लॉ आप देखेंगे तो उसके लिए एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, और मैथमेटिक्स का फार्मूला का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स का फार्मूला ही सारी चीजों को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। मीन्स आई कैन से दैट कि मैथमेटिक्स फिजिक्स को आगे बढ़ाने में विटाल रोल प्ले करता है, इवन दो इट बिहेव एज ए टूल्स इन फिजिक्स। लेकिन अगर ये टूल्स कमजोर हो जाए, ये टूल्स सही काम ना करे, तो आपके फिजिक्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में इस लेक्चर में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने सेलेक्ट किया है साइंस स्ट्रीम को, फिजिक्स सब्जेक्ट को आप किया है, तो मैथमेटिक्स को क्या करिए? मजबूत बनाइए। ये आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत मदद करने वाला है। ओके, अब हम इस फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है, उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बताने का प्रयास करेंगे, और मैं चाहूंगा कि वो बात आपकी समझ में आ जाए। हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या भाई? कैटायन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा।
अब सोडियम क्लोराइड केमिस्ट्री के लिए कंपाउंड है और उस कंपाउंड में क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्डिंग क्यों है कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आया, एक कूलम्ब्स लॉ फिजिक्स कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, दोनों को पास लाएंगे। तो अब बताइए सोडियम क्लोराइड के बनाने में फिजिक्स का रोल है। कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन देता है। दूसरा एग्जांपल हम बायो के साथ लेते हैं। देखिए दो सिंपल सा एग्जांपल बायो। ब्लड प्रेशर, एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी। अब बताइए ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड का फ्लो फास्ट है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ब्लड का फ्लो स्लो है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये फिजिक्स में पता चलता है, बर्नौलीज थ्योरम आप 11वीं की फिजिक्स में पढ़ेंगे। कहां से पता चलता है भाई, बर्नौलीज थ्योरम। अब इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो किसकी देन है, फिजिक्स की। एक्सरे, एक्सरे एक मशीन है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग रीजन है, उसमें एक एक्सरे रीजन है, उसको यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। और एक्सरे को दोनों चीजें हमें कहां से मिलती हैं, फिजिक्स से। अल्ट्रासोनोग्राफी क्लास 9 की फिजिक्स में थोड़ा सा आपने पढ़ा था, वो भी क्या है, फिजिक्स से। कहने का मतलब विदाउट फिजिक्स मेडिकल फील्ड में वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो आज दिखाई दे रहा है। तो इस छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो फिजिक्स है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग डिसिप्लिन में कैसे हेल्प कर रही है या किसी दूसरे से कैसे हेल्प ले रही है। ओके, इसके बाद हम अपने लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और वो हमारा होगा थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। वो फिजिक्स पढ़ने में हम किन बातों पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, और उसमें हम दो टर्म यूज करेंगे। यूनिफिकेशन, व्हाट वी यूज, यूनिफिकेशन। देखो बेटा, यूनिफिकेशन को बताने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। अगर इस चाक पेंसिल को छोड़ दें, वेयर इट विल गो, कम डाउन। कौन ले जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है, कौन ला रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, हु इज रिस्पांसिबल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड respective planets, who is behind it, gravitational force. Means number of natural phenomena are explained by single law, that is what, universal law of gravitation. तो फिजिक्स में हम एक अप्रोच करते हैं कि ढेर सारी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल लॉ बनाएं। दिस अप्रोच इज व्हाट, यूनिफिकेशन। मीन्स एक कंक्लूजन देते हैं, अप्रोच टू एक्सप्लेन number of natural phenomena by single law is called as what, unification. दूसरा टर्म हम यूज करते हैं रिडक्शनिज्म। देखिए रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है, रिड्यूस करना, कम करना। अब चलो देखो, अगर हमारा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, बिगर है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट पार्ट में बांट देंगे, उसके एक एक कंपोनेंट को क्या करेंगे, देखेंगे। एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। मान लीजिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना है, मेन थीम है कि हाइड्रो पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो मतलब हुआ कि फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, यानी
डैम बनाने की बेसिक आइडिया हमारे पास होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, डैम से पानी नीचे गिराएंगे और टरबाइन को क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। मीन्स टरबाइन कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाएगा, उसकी आइडिया हमें होनी चाहिए। तो फ्लोइंग वाटर को पहले हमने डैम में स्टोर किया, डैम बनाने का आइडिया हमारे पास होना चाहिए। उस फ्लोइंग वाटर को डैम में जमा किया था, उसको ऊपर से गिराएंगे टरबाइन के ऊपर, टरबाइन रोटेट करेगा और मैकेनिज्म कैसे होगा उसकी आइडिया हमें होनी चाहिए। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो मोशन ऑफ टरबाइन वी विल ट्रांसफर टू जनरेटर। हाउ वी विल ट्रांसफर, वी शुड नो अबाउट इट। एंड when motion of turbine transfer to generator coil of generator start to rotate, that causes what, इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल डिवाइस में यूज करेंगे। मीन्स व्हाट, कहने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हमें यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, वेरी सिंपल। लेकिन इसके विषय में अगर डिटेल्स जानना है तो हमें डैम बनाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमें टरबाइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमें टरबाइन के मोशन को जनरेटर तक ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, और जनरेटर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। मीन्स एक एक विषय में हमें इंफॉर्मेशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट के विषय में पूरा नॉलेज हमारे पास होगा। दिस इज व्हाट रिडक्शनिज्म, कि अगर कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो उसके विषय में जानने के लिए हम क्या करेंगे, उस सिस्टम के छोटे छोटे कंपोनेंट्स के विषय में इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, और ऐसा करने के बाद हमें उस बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। दैट इज अटेम्प्ट टू नो, टू गेट द नॉलेज अबाउट ए बिगर सिस्टम बाय नोइंग, by getting information, by getting knowledge about each and every component part of the system is called as what, reductionism। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।